जी, आवाज आ रही है आपको? जी, सैयद रोहान आलम साहब बताएं मुझे लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। रोहान आलम। एहसन अहमद, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, आ रही है सर। चलो बताओ मुझे जरा क्या किया था लास्ट क्लास में, क्या डिस्कस हुआ है? सर आपने न्यूमेरिकल कराया था लास्ट क्लास में। कौन सा न्यूमेरिकल, क्या करता है वो? क्या ऑब्जेक्टिव था उस न्यूमेरिकल का? सर मैंने लेट ज्वाइन की थी, मेरा नेट नहीं चल रहा था उसको। तो भाई वो बुक की एग्जांपल थी, घर में बैठ के पढ़ा नहीं आपने दोबारा? असाइनमेंट्स का बताओ हुजैफा, बच्चों ने एलएमएस पे असाइनमेंट क्यों नहीं अपलोड किया? मैंने डेट एक्सटेंड की है, तमाम बच्चे दोबारा अपलोड करें जो मिस हुए हैं। मुझे एलएमएस में असाइनमेंट चाहिए, मुझे ठीक है सर, ईमेल नहीं ठीक चाहिए, है कोई सर, मैं मुझे बोल ईमेल ना देता हूँ। करे। चलो रिपीट करो थोड़ा सा, क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ जरा, क्या सीखा पिछली क्लास में, फिर आगे बढ़ चलेंगे। हुजैफा बताओ। बेसिक मेथड क्या है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करने का? हम्म। थेवेनिन इम्पीडेंस अप्रोच क्या होती है, एक्सप्लेन करो। कोई हाल नहीं यार आप लोगों का है, पेपर में नंबर कम आते हैं, बोलते हैं यार सर समझ नहीं आ रहा। आज शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ का बताना है कि ग्रिड की शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है, और वो किस तरीके से डिफाइन होती है। आपको मैंने पैरामीटर बताए थे, जो ट्रांसफार्मर्स है या जनरेटर है। अगर आप कोई जनरेटर की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि परसेंटेज शॉर्ट सर्किट ऑफ इम्पिडेंस कितनी है, या परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो जनरेटर है उसकी इंटरनल रिएक्टेंस जो गिवन होती है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, उसको भी बेसिकली कहते हैं, तो उसको सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, लेकिन वो भी आपकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, या आप यूँ कह लें परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस का की टर्मिनोलॉजी इसके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या व्हाई वी कॉल इट परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस? तो उसमें इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई जनरेटर है, वी हैव अ 3 फेज जनरेटर, और उसके जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है VL, और उसकी जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है उसको रेफर किया जाता है एक्स डबल डैश से। तो फॉर एग्जांपल अगर जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर शॉर्ट सर्किट आ जाता है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट अगर आप कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो क्या शॉर्ट सर्किट करंट प्रोवाइड करेगा, और कंसिक्वेंटली यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ है, जो हमेशा डबल डैश से भी रिप्रेजेंट की जाती है, जेड के डबल डैश कहते हैं उसे, वो स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो दिस मीन्स का जो इम्पिडेंस मॉडल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इंटरनल सोर्स है वोल्टेज सोर्स, वी हैव अ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और ये आपकी शॉर्ट सर्किट हमने यहाँ पे फ्लो किया। तो अब अगर हम इसको देखें कि इसकी बेस इम्पिडेंस कैलकुलेट करें अगर, तो बेसिक इम्पिडेंस क्या होगी, इसके वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो इसकी रेटेड पावर है जेड बेस, उससे हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू अगर ओम्स में गिवन है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी बेस वैल्यू से, जो बन जाएगी जेड बेस। तो हमारे पास जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है पर यूनिट क्वांटिटी में आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है इसकी शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि जो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें जो IF है वो क्या फ्लो हो रहा है, या शॉर्ट सर्किट इन पर यूनिट में क्या फ्लो हो रहा है। तो वो इस तरीके से निकलेंगे का कि वोल्टेज ओम्स लॉ I इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे अगर पर यूनिट क्वांटिटी है तो वोल्टेज जो होगा वो 1 पर यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशनल वोल्टेज है दैट वुड बी द सेम, यानी कि रेटेड वोल्टेज के बराबर है।
और फिर इसको डिवाइड कर देंगे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से इन पर यूनिट क्वांटिटी में, तो आपके पास डायरेक्टली जो है वो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ सिस्टम की आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर मैं ये कहूँ कि जो पर यूनिट क्वांटिटी में जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को इन्वर्स कर दूं, तो शॉर्ट सर्किट करंट कंट्रीब्यूशन इन पर यूनिट इज नोन। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हम पर यूनिट क्वांटिटी में पावर कैलकुलेट करते हैं, सो S इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास जब वोल्टेज पर यूनिट क्वांटिटी है तो दैट वुड बी 1, और इस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इन पर क्वांटिटी में, तो वो हमारे पास 1 ओवर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की पर यूनिट क्वांटिटी में। तो ये हमारे पास जो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ है किसी भी जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को हम इन्वर्स कर लें। ठीक है, इन पर यूनिट में, एक्चुअल वॉल्यूम में नहीं है, पर यूनिट क्वांटिटी होनी चाहिए। और अगर आपने इसको वोल्ट एम्पेयर के अंदर थ्री फेज शॉर्ट सर्किट लेवल कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इसकी जो बेस वैल्यू है, उस जो पावर की बेस वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस से, तो आपके पास इसकी वोल्ट एम्पेयर में शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यही बातें मैंने बताई हैं कि hence the short circuit level contribution is immediately obtained if the subtransient reactance X per unit of the generator is known. Similarly, if the impedance Z impedance from an infinite bus bar to the point of the fault on the network is known, then the short circuit level may be determined immediately. अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने जनरेटर के टर्मिनल पे अप्लाई किया है, अगर हम पूरे नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जनरेटर है, हमारे पास ट्रांसफार्मर अगर आ जाता है या इम्पिडेंस आ जाती है, एंड देन अगेन इम्पिडेंस है, एंड वी हैव अ लोड ओवर हियर, तो अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये तमाम इम्पिडेंस को हम अगर पर यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उसकी टोटल थेवेनिन इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लें एज सीन एज दिस बस बार, तो आप डायरेक्टली पर यूनिट क्वांटिटी को इन्वर्स कर दे, तो इस फॉल्ट के ऊपर यानी कि इस बस बार के ऊपर आपको इसकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ जो है वो मालूम हो जाएगी। सो दैट वुड बी द डायरेक्ट वे, यानी कि इजीएस्ट वे है आपके सिस्टम में किसी भी शॉर्ट सर्किट लेवल को कैलकुलेट करने का। असल में इस चीज़ का फ़ायदा आपको इन फ्यूचर में इस तरीके से होगा कि जब हम आगे किसी बड़े नेटवर्क के ऊपर जाएंगे, तो यानी कि अगर आपको बात समझ आ रही है कि थेवेनिन इम्पिडेंस अगर आप पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं किसी बस बार के ऊपर, तो उससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। और थेवेनिन इम्पिडेंस किस तरीके से हासिल किया जा सकता है कि जब आपके पास इम्पिडेंस मैट्रिक्स बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो जिस तरह एडमिटेंस मैट्रिक्स था उसी तरह इम्पिडेंस मैट्रिक्स के भी सेल्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। तो उसमें भी एक म्यूचुअल इम्पिडेंस होगी और फिर सेल्फ इम्पिडेंस होगी, तो दिस वन विल बी द सेल्फ इम्पिडेंस और देन वी विल हैव द म्यूचुअल इम्पिडेंस ओवर हियर। तो इस केस में ये जो सेल्फ इम्पिडेंस होती है किसी भी लार्जर नेटवर्क में अगर हम देखें, ये आपकी थेवेनिन इम्पिडेंस होती है, तो वो हम इस क्वांटिटी को डायरेक्टली यूज करके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बस बार के ऊपर। सो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू सॉल्व द नेटवर्क। ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर? जी हुजैफा, यस सर। क्या क्लियर है? सर अभी जो आपने बताया वो क्लियर है। वाह बेहतरीन, कुछ समझ नहीं आ रहा लगता आप लोगों को। एनी हाउ, अच्छा ये एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी कि जो मैंने अभी बात आपको एक्सप्लेन की उसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बस बार है, कॉमन बस बार। दिस कुड बी पॉसिबल इन टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ पावर प्लांट। एक पावर प्लांट है, उसके अंदर 3 जनरेटर्स जो हैं वो सिस्टम में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमारे जो बेस पावर है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि बेस जो पर यूनिट बेस माल कर रहे हैं, वोल्टेज की बेस हो या पावर की बेस हो, दैट शुड बी सेम। ये हमने लोड फ्लो की एनालिसिस के दौरान भी देखा था।
अच्छा, अब दूसरा इसमें ये है कि जो जनरेटर्स के पैरामीटर जो होते हैं वो उसकी अपनी बेस में गिवन होते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू आवर कॉमन बेस। तो जो फर्स्ट जनरेटर है, यहाँ पे हमें डिफाइन किया है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज वो 11.8 kV है, और जो जनरेटर 1 है उसकी पावर 20 मेगावाट है, वोल्ट एम्पेयर। दूसरा जनरेटर है हमारे पास 60 MVA, और जो तीसरा है वो भी 20 MVA का है। पहला जो जनरेटर है उसकी रिएक्टेंस है 0.08, दूसरा है 0.1, और तीसरा है 0.09। अब हमने क्या करना है कि ये चूंकि ये पर यूनिट क्वांटिटी है 0.08, लेकिन ये पर यूनिट है बेस ऑफ 20 MVA। ये जो 0.1 है दैट इज इन द बेस ऑफ 60 MVA, और जो 0.09 है दैट इज इन द बेस ऑफ 20 MVA। We need to choose one common base and then transform these impedance accordingly. तो अगेन मैंने बताया था कि एस बेस आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इसमें ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम बेस पावर होती है सिस्टम की, आप वो चूज कर लेते हैं। तो वो चूज 60 MVA सिस्टम। अच्छा, अब इसमें एक चीज और कॉमन हमें चाहिए होती है कि बेस वोल्टेज भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, कन्वर्जन एक्यूरेटली नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे लकीली हमारे पास क्या है कि तमाम जो सिस्टम है उसकी जो वोल्टेज लेवल है वो सेम है, ठीक है जी। यस सर। ऑलराइट, यस सर। अच्छा जी, अब इसे कन्वर्जन कैसे करनी है? कन्वर्जन का या तो आप तमाम क्वांटिटी को पहले एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें और फिर अपने सिस्टम के बेस इंपेडेंस कैलकुलेट करें, और फिर उसको आप डिवाइड कर दो, दैट यू विल गेट द वैल्यू इन पर यूनिट। लेकिन अदर वे अराउंड एक डायरेक्ट फार्मूला भी गिवन है, पेज नंबर 29 आपकी बुक है पावर सिस्टम एनालिसिस, जॉन जे ग्रिंगन और विलियम स्टीफनसन, ये वाली बुक जो है उसका पेज नंबर 29, और इसकी इक्वेशन है 1.56। मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है जेड न्यू का मतलब ये है कि अगर आपने जिस न्यू जो पर यूनिट जो इम्पिडेंस है जिसमें आपने कैलकुलेट करनी है उसकी बेस, न्यू बेस में जो आपने इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू प्रीवियस बेस में गिवन जो है इम्पिडेंस दैट विल बी सेड एज गिवन, इसको आप मल्टीप्लाई करें वोल्टेज लेवल से कि जो प्रीवियस बेस थी सिस्टम की यू बेस गिवन, डिवाइड कर दें न्यू, अगर वोल्टेज की बेस अगर चेंज हो रही है दैट विल बी यू न्यू, और इसका आप ले लें स्क्वायर। क्योंकि हमारे इस एग्जांपल में दोनों की बेस सेम है तो ये 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एस बेस जो है वो न्यू, यानी कि 60 MVA इन आवर एग्जांपल, और एस वुड बी द गिवन, डिवाइड आप इसको कर दें एस गिवन से, और यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है दैट वुड बी 20, ठीक है, फॉर द जनरेटर 1 एंड फॉर द जनरेटर 2 इज एज वेल 20। अच्छा, अब हमने क्योंकि 60 की बेस लिए तो हमें जो तीसरा जनरेटर है उसकी इम्पीडेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन, ये डायग्राम मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ बताया, इस डायग्राम में भी इस पेज में आपको बता देता हूँ। तो जो पहला मशीन है वो चेंज हो रहा है 60 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.08, तो उसकी जो पर यूनिट इम्पीडेंस आ जाएगी 0.24। जो तीसरा आपके पास जनरेटर है वो 20 MVA का ही है, तो इसमें 60 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.09, तो इसकी ये जो इम्पीडेंस आ जाएगी न्यू बेस में 0.27 पर यूनिट। और जो आपका सेकंड जो है जनरेटर उसकी बेस यानी कि उसकी इम्पीडेंस अनचेंज रहेगी, दैट वुड बी 0.1। अब जब तीनों जनरेटर आपस में पैरेलल में है तो उसका जो इम्पीडेंस जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, सो दिस इज आवर बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम, और ये आपके पास ये दोनों जो वैल्यूज हैं सॉरी डायग्राम जो है ये आपकी इम्पीडेंस डायग्राम फॉर्मुलेट हो जाएंगी। सो यू हैव 3 impedances in parallel, 0.2, 0.24, 0.1 and 0.27.
अब आप इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एट दी फॉल्ट बस बार। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, सिंपल है, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दें तो वैल्यू है 0.056 पर यूनिट। अब आपने इसकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट में कह लें या एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, तो बेस पावर जो है एस बेस, इसको MVA में आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.056 जो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की। आपके पास जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्ट्रेंथ है नेट, वो आपके पास है 1071 MVA। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करते हुए अगर हमने फॉल्ट करंट इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो उस सूरत में फार्मूला हो जाएगा S√3 वोल्टेज एंड करंट। S हमारे पास शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ गई है 1071, वोल्टेज हमारा रेटेड वोल्टेज होगा यहाँ पे 11.8 kV कांस्टेंट है, और करंट आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है 52.402 किलो एम्प्स। ठीक हो गया। अदर वे अराउंड अगर आप किसी और तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम अगर आप देख लें, इसमें यह है कि आपके पास अगर किरचॉफ करंट लॉ, अच्छा किरचॉफ करंट लॉ अगर अप्लाई करना चाहें तो उस सूरत में यह है कि अगर इंडिविजुअल सिस्टम जो है, अगर आपका जनरेटर है उसकी करंट कैलकुलेट करें और आप इन तीनों का शॉर्ट सर्किट करंट की कंट्रीब्यूशन अगर ऐड ऑन कर लेंगे तो उस सूरत में आपके पास टोटल शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ जाएगी। जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, अदर वे अराउंड ये कैलकुलेशन आप खुद घर से कीजिएगा और फिर मुझे इसकी वैलिडेट करके बताइएगा कि यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच में से शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ जो है कितनी कैलकुलेट होगी पर यूनिट में शॉर्ट सर्किट करंट सिंगल ब्रांच की, आइडिया दें मुझे जल्दी से। अगर आप इसका इन्वर्स ले लें 1 ओवर 0. इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.24 करें और इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, ये वाला पार्ट, और जो तीसरा जनरेटर है उसको 1 डिवाइडेड बाय 0.27 करेंगे। तो इनका जब इनवर्स वैल्यू निकलेगी ये आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होगा, प्रोवाइड बाय जनरेटर 1, 2 एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंगली। और अगर आप इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल शॉर्ट सर्किट करंट इन फीड एट दिस बस बार, और फिर उसकी बेस जो वैल्यू कैलकुलेट करें शॉर्ट सर्किट करंट की, और उस पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास एक्चुअल करंट आ जाएगा। ठीक है, करके बताएं जरा मुझे, इसकी वैल्यू वैलिडेट करके बताएं। जी बताइए। कौन कैलकुलेशन कर रहा है इस वक्त? चलो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, फिर पेपर में सवाल इसी तरह के आएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। उस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि हमारे पास मल्टी इनफीड सिस्टम है। मल्टी इनफीड सिस्टम का मतलब क्या है, इस साइड से भी पावर फ्लो हो रही है, इस तरफ से भी पावर इनफीड हो रही है, यानी कि हमारे पास मैश नेटवर्क है।
तो उस सूरत में अगर हमने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो उसमें ये होता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ से आती है, ठीक है। सो अगेन इसमें हम जो इंटरनल वोल्टेजेस हैं जनरेटर के वो कैलकुलेट नहीं करेंगे या उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे उस मेथड से। द सिंपलेस्ट मेथड वुड बी टू कैलकुलेट द थेवेनिन इम्पीडेंस एट द फॉल्ट लोकेशन, और इसका प्री फॉल्ट वोल्टेज जो है उसको यूज करके हम फॉल्ट को या फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके पैरामीटर कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जनरेटर की पैरामीटर 11 kV है, पावर इसकी 125 MVA है और रिएक्टेंस आपकी 28% है। इसी तरीके से दूसरा जनरेटर है, उसकी वोल्टेज रेटिंग 11 kV है, 75 MVA इसकी अच्छा, इसमें यह है कि हमारे पास 75 MVA का जनरेटर 2 है। ट्रांसफार्मर पैरामीटर ये हैं कि हमारे पास 11 kV से 132 kV सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पावर 125 MVA है और दूसरे जनरेटर की 90 MVA है। रिएक्टेंस इसकी 12% है और इसकी 18% है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने फॉल्ट बस बार नंबर ए के ऊपर फॉल्ट कैलकुलेट करना है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने बस बार बी कह रहा हूँ, यहाँ पे जो केबल है, दो ट्रांसमिशन लाइन इन पैरेलल ऑपरेट हो रही हैं, दोनों की लेंथ 40 किलोमीटर है, लेकिन जो फॉल्ट आता है जो दूसरी केबल है उसके मिड पॉइंट में आता है, यानी कि 20 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड। तो इसके मिड में अगर फॉल्ट आता है तो हमने फॉल्ट को वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। केबल की जो इम्पिडेंस है वो 0.4 ohms पर किलोमीटर है। सो वी कैन कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ दिस केबल। यहाँ पे पाई नेटवर्क की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो कंसीडर करनी है। ऑलराइट, चलें, इसमें यह है कि कैलकुलेशन आप ही परफॉर्म कीजिएगा। मैं आपको सिंपल व्यू देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया। इसमें यह है कि ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट मॉडल जो आपके पास बन जाएगा पर यूनिट सिस्टम में कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास इंटरनल रिएक्टेंस की इम्पिडेंस है, ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस, ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस, ठीक है, इन पर यूनिट, और जो दूसरी साइड का जनरेटर है उसकी इंटरनल रिएक्टेंस और ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस। जो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन है उसमें से जो फॉल्ट बी के ऊपर जब आता है तो उस सूरत में हमारे पास जो ये टोटल इम्पिडेंस है उसको हाफ कर दें, क्योंकि 40 किलोमीटर लेंथ सेम लेंथ है, तो 20 किलोमीटर पे यहाँ पे आ जाएगी, 20 किलोमीटर पे अदर एंड ऑफ द बस पर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट ए के ऊपर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्वाइट सिंपल है। उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके से कि आपके पास ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। 0.098 टाइम्स 2, क्योंकि दो आपके पास केबल हैं तो इसको आप डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो 0.098 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पैरेलल केबल हैविंग द सेम इम्पिडेंस, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.06। तो इसकी जो नेट इम्पिडेंस है वो इन तीनों एलिमेंट्स के सीरीज में है, सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस सीरीज एलिमेंट। और एट द एंड ये कम्बिनेशन आपकी इस ब्रांच के साथ इन पैरेलल में है, तो आप इसकी पैरेलल कम्बिनेशन के साथ कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कैलकुलेट करें इन पर यूनिट में, एंड देन बाय सिंपल फार्मूला एस बेस ओवर एक्स पर यूनिट इन सब ट्रांजिएंट आपके पास शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ जाएगी फॉल्ट के ऊपर इन MVA। ठीक हो गया। चले, और जो दूसरी एग्जांपल, दूसरे जो पार्ट है इसका सॉल्व करने का, वो इस तरीके से है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है। उसमें इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका डेल्टा कनेक्शन बनाता है। फॉर एग्जांपल एक बस बार ये है, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कह लें और इस पॉइंट को आप 3 कह लें। तो 1 और 2 के दरमियान क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंस है
इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, तो दैट इज J0.092। 1 और 3 के दरमियान जो रिएक्टेंस है दैट इज J0.046, दिस इज द थर्ड पॉइंट। और 3 और 2 के दरमियान भी आपके पास एक रिएक्टेंस है दैट इज J0.046। फॉल्ट आपका बस बार नंबर 3 के ऊपर आया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यानी 1 के ऊपर 2 आपके पास रिएक्टेंस आ जाएगी J0.02 और सॉरी 0.224 और 0.144, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंस यहाँ पे आ जाएंगी। और बस बार नंबर बी के ऊपर बस बार नंबर 2 के ऊपर भी ये दोनों रिएक्टेंस आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो ये आ जाएगी 0.133 और ये आ जाएगी 0.240। लेकिन अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको इस डेल्टा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा y के साथ। जब आप y कम्बिनेशन कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपके पास सर्किट जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वो इस तरीके से होगा कि ये आपके पास y कम्बिनेशन है, डेल्टा को आपने y में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके जो फार्मूले हैं डेल्टा टू y कन्वर्जन, ये आप अपनी जो प्रीवियस क्लास है ENA और या LNA जो भी आपकी जो कोर्स है उसमें आपने डेफिनेटली किया होगा। तो देन द कैलकुलेशन वुड बी वेरी सिंपल। तो ये जो 3 इम्पिडेंस है ये आपके पास सिस्टम में ऐड अप हो जाएंगी, और ये 3 इम्पिडेंस आपस में ऐड अप होंगी, एंड देन इनका जो नेट रिजल्ट होगा दैट वुड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड फॉर दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी आपके पास इक्विवेलेंट इम्पिडेंस होगी वो आप उसको इस इम्पिडेंस के साथ ऐड करेंगे, then you will get the total equivalent impedance या Thevenin impedance at the fault. And then again you can simply use the same formula as base divided by x equivalent. ठीक हो गया, बात समझ आ गई? जी बताइए। किधर है आपका CR हुजैफा? यस सर। नेक्स्ट सही है क्लास सर, में क्लियर। क्लियर नहीं है, वैसे बात तो करो ना जरा मुझसे। यस सर बोलें। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। वेरी सर गुड। वीडियो डाल देगा? नहीं। अरे सर वीडियो डालेंगे तो करूँगा। क्यों? प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दी, नोट डाउन करें। शाबाश, ठीक हो गया? ठीक है सर। यस सर। बाकी असाइनमेंट से क्या है चक्कर है, किस किस ने नहीं किया? सर काफी बच्चों ने कर दिया होगा LMS पे। बहुत से बच्चों का आपका मिसिंग है। अच्छा सर, मैंने इनको मैसेज कर दिया, देखें कर देंगे। अच्छा, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 3? सर वो 10 जून है ना? 10 जून तो है, उसका स्टेटस क्या है? सर वो करेंगे इंशाल्लाह, स्टार्ट करते हैं वो सर, उसी से मिलता जुलता ही है। वेरी गुड। तो वाइवा कब दे रहे हैं आप लोग? सर वाइवा दे देंगे नेक्स्ट वीक। आपके मुझे सेक्शनल जो है ना वो वेरीफाई करने हैं, मतलब उसको फाइनलाइज करना है। सर पॉसिबल है नेक्स्ट कि वीक। यूनिवर्सिटी खुल जाए, ठीक है, तो फिर हम्म। यूनिवर्सिटी में वाइवा होगा, एक बच्चा हर बच्चा इंडिविजुअल आके मुझे वाइवा देगा। अपने साथ हार्ड कॉपी में जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी असाइनमेंट्स आपने किए 1 2 3, आप वो आपके पास हाथ में होना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। चलो सर 2 भी होना चाहिए? जी, 2 भी 1 भी और 3 तीनों असाइनमेंट्स आप हर बच्चा अपने हाथ में रखेगा, मैं उसका वाइवा लूंगा 1 by 1। ठीक है सर। सो दैट वुड बी ऑन कैंपस। ओके, ओके सर। जाएं, ठीक है, अपनी लैब करें। ओके।